नमस्कार। विश्वेश्वर सिंह जनता महाविद्यालय राजनगर से मैं हिंदी विभाग से डॉक्टर विभा कुमारी हिंदी साहित्य के इतिहास पर क्लास के लिए उपस्थित हूँ। आज हमारा विषय है प्रेमचंद युग, प्रसाद युग और शुक्ल युग। तो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने छायावाद युग पर बात की थी और छायावाद जिसका कि समय 1918 से 1936 तक का है, हमने बात की थी कि यह 18 वर्षों का समय बेशक बहुत लंबा समय नहीं है, बहुत लंबी कालावधि नहीं है, लेकिन गुणात्मकता की दृष्टि से यह अत्यंत समृद्ध काल है और आधुनिक हिंदी साहित्य के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण कालखंड है, क्योंकि इस समय खड़ी बोली में अनेक विधाओं में बेहतरीन रचनाएं प्राप्त हुईं और आज वो सभी रचनाएं उत्कृष्ट साहित्य के रूप में हमारे पास उपलब्ध है। यदि इस कालखंड में इतने उत्कृष्ट साहित्य नहीं लिखे गए होते तो शायद आज हिंदी का स्वरूप वैसा नहीं होता जैसा हमारे पास है। तो हमने बात की थी कि इसी कालावधि को काव्य के क्षेत्र में छायावाद कहा गया, जबकि कथा साहित्य के क्षेत्र में इसे प्रेमचंद युग, नाटक के क्षेत्र में इसे प्रसाद युग और निबंध, गद्य लेखन एवं आलोचना के क्षेत्र में इसे शुक्ल युग कहा गया। छायावाद के 4 स्तंभ बताए गए थे, यानी काव्य के क्षेत्र में 4 ऐसे प्रमुख महत्वपूर्ण कवि थे जिन्हें छायावाद का आधार स्तंभ माना जाता है, परंतु इन विधाओं में एक एक साहित्यकार हैं जिनके नाम पर इस कालखंड का नाम पड़ गया। यह हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा होगा कि एक एक साहित्यकार के नाम पर एक एक विधा को अलग अलग नाम दे दिया गया। निश्चित रूप से परिमाण की बात करें या गुण की बात करें तो एक छोटे से कालखंड में इतना समृद्ध साहित्य का लेखन होना एक ऐतिहासिक घटना है। यदि हम संपूर्ण साहित्य के विकास को देखते हैं तो ऐसा दूसरा कोई कालखंड दिखाई नहीं देता जहां इतने छोटे कालखंड में इतना साहित्यिक विकास विधा के स्तर पर, गुणवत्ता के स्तर पर, भाषा के स्तर पर और परिमाण के भी स्तर पर देखने को मिले। यानी द्विवेदी युग में जब हम खड़ी बोली का आरंभ कर रहे थे आधुनिक हिंदी साहित्य में, क्योंकि भारतेंदु युग में जब हमने खड़ी बोली का आरंभ किया था तो वहाँ पद्य में हम ब्रजभाषा का ही प्रयोग करते चले आ रहे थे, परंतु द्विवेदी युग में आकर के हमने काव्य में भी खड़ी बोली की प्रतिष्ठा की और गद्य लेखन में तो भारतेंदु युग से जो करते चले आ रहे थे उसको हमने विशुद्ध रूप प्रदान किया। यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान द्विवेदी युग में हम लोग जान चुके हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादन के माध्यम से जो उन्होंने योगदान दिया वो हम जान चुके हैं। आज हम मुख्य रूप से इन 3 साहित्यकारों पर बात करेंगे जिनके कारण विधा विशेष का नामकरण युग विशेष का बन गया। तो सर्वप्रथम बात करते हैं प्रेमचंद की, जिनके कारण उस कालखंड को प्रेमचंद युग कहा गया। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को बनारस से 4 मील दूर ग्राम लम्ही में हुआ था। जैसा कि आप सब लोग लगभग जानते हैं, प्रेमचंद किसी परिचय के मोहताज नहीं है, परंतु अपनी तरफ से बता देना मुझे जरूरी लगता है। तो प्रेमचंद आरंभ में नवाब राय नाम से उर्दू में लेखन किया करते थे
और जमाना पत्रिका में उनकी रचनाएं प्रकाशित हुआ करती थी। उन्होंने बहुत बचपन से ही पढ़ने लिखने का अभ्यास किया था और बहुत अधिक पढ़ते थे, यहाँ तक कि उर्दू के जितने नामचीन उपन्यासकार थे, साहित्यकार थे, उनकी रचनाओं को उन्होंने बहुत बचपन में ही पढ़ लिया था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था, उनकी माता आनंदी देवी थी और उनके पिता डाक मुंशी हुआ करते थे लम्ही में। पढ़ने लिखने का संस्कार उन्हें अपने परिवार से मिला था, शिक्षा का संस्कार उन्हें अपने परिवार से मिला था। उनकी जो आरंभिक शिक्षा थी वो फारसी में शुरू हुई थी और उन्होंने उर्दू में लेखन शुरू किया। 1908 में उनका उर्दू का कहानी संग्रह प्रकाशित होता है, सोजे वतन, जिसे अंग्रेजी शासन के कारण प्रतिबंधित कर दिया जाता है और उनके लेखन पर रोक लगा दी जाती है, क्योंकि अंग्रेजी शासक को यह पुस्तक अपने शासन के विरुद्ध लगती है और जब प्रेमचंद के लेखन पर प्रतिबंध हो जाता है तब उनके मित्र जो जमाना पत्रिका के संपादक भी थे ने उन्हें सलाह दी कि आप नवाब राय नाम की बजाय प्रेमचंद नाम से लिखना आरंभ कर दें। और तब उन्होंने प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू किया और प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी 1910 में छपी और बड़े घर की बेटी वह कहानी थी। परंतु उनकी जो हिंदी की पहली कहानी प्रकाशित हुई वो 1915 में प्रकाशित हुई और उस कहानी का शीर्षक था सौत। और यह कहानी 1915 में सरस्वती के दिसंबर अंक में प्रकाशित हुई। यानी उर्दू से हिंदी में आए। इनके लेखन का जो आरंभिक दौर था वह उर्दू में था। यदि सोजे वतन प्रतिबंधित नहीं हुआ होता तो शायद प्रेमचंद ने हिंदी में लिखना शुरू भी नहीं किया होता और शायद प्रेमचंद नाम से भी लिखना उन्होंने शुरू नहीं किया होता, क्योंकि जब उन्होंने प्रेमचंद नाम से भी लिखना शुरू किया तो कुछ दिनों तक वो जमाना में प्रेमचंद नाम से उर्दू में लिखते रहे और धीरे धीरे हिंदी लेखन में आए। और हिंदी की जो उनकी हमें प्रारंभिक कहानी प्राप्त होती है जो सरस्वती के दिसंबर अंक में छपी, जिसके बारे में अभी हमने बात की, तो वहां से प्रेमचंद का हिंदी लेखन का दौर शुरू होता है। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी हैं और उनके कहानी और उपन्यास दोनों को मिला करके ही संपूर्ण कथा साहित्य को प्रेमचंद युग नाम दिया गया है। यानी न सिर्फ उनकी कहानियां बहुत बड़ा योगदान रखती हैं कथा साहित्य में और न सिर्फ उपन्यास, बल्कि इन दोनों का ही अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है और इसीलिए उस युग विशेष को प्रेमचंद युग कहा जाता है। और विद्वानों ने जो रिसर्च किया है उसमें उनके कहानियों की संख्या 300 बताई गई है। और जैसा कि बिल्कुल जो नया अनुसंधान कमल किशोर गोयनका का है, क्योंकि उन्होंने प्रेमचंद की रचनावली प्रकाशित की है, यानी प्रेमचंद कहानी रचनावली करके उन्होंने एक संपादन किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रेमचंद विश्वकोश का भी संपादन किया है और एक उन्होंने प्रेमचंद के अप्राप्य साहित्य को भी 2 खंडों में संपादित किया है। तो इस तरह से कमल किशोर गोयनका ने अभी बिल्कुल नवीनतम अनुसंधान कार्य प्रेमचंद पर बहुत सारा किया है और उस कार्य के दौरान कमल किशोर गोयनका जी का कहना हुआ कि प्रेमचंद की कुल कहानियां 301 है और जिसमें से 3 अप्राप्य हैं, 3 अभी प्राप्त नहीं हुई है। और जैसा कि प्रेमचंद के स्वयं अपने लिखे हुए लेख से ज्ञातव्य होता है कि उनकी जो पहली रचना थी वो एक व्यंग्य रचना थी। व्यंग्य विधा में उन्होंने सर्वप्रथम लेखन किया था। उनकी पहली रचना एक व्यंग्य थी जो उन्होंने अपने मामा जी के ऊपर लिखी थी, लेकिन वह रचना आज अप्राप्य है। आज वह रचना हमें प्राप्त नहीं होती है। तो सर्वप्रथम हम इनकी कहानियों पर बात करते हैं। तो इनकी कहानियों की संख्या तो 300 मानते हैं विद्वान, और जैसा कि कमल किशोर गोयनका ने 301 बताया है और जिसमें से उन्होंने कहा कि 3 प्राप्त नहीं है। तो चलिए, यदि हम 3 कहानियों को नहीं भी प्राप्त कर पा रहे हैं तो फिर भी हमारे पास जो कहानियां हैं उनमें जो प्रमुख कहानियां हैं उनका नाम लिया जाए। इनकी प्रमुख कहानियों में ईदगाह, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर,
बड़े घर की बेटी, दूध का दाम, आप लोगों को भी बहुत सारी कहानियों के नाम याद आ रहे होंगे। मंत्र, दो बैलों की कथा, ठाकुर का कुआं, पूस की रात इत्यादि बहुत सारी कहानियां, सवा सेर गेहूं, बहुत सारी कहानियां हैं प्रेमचंद की जो हमारे समाज का चित्रण करती है। और ऐसा माना जाता है कि प्रेमचंद की जो कहानियां हैं उन रचनाओं के आधार पर हम उस युग की, उस रचना काल वाले समय की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास का भी अध्ययन कर सकते हैं। यानी प्रेमचंद की जो रचनाएं हैं वो समग्र देश का चित्रण करती है और उस समय हमारा समाज कैसा था, राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थी, सामाजिक परिस्थितियां कैसी थी, सांस्कृतिक परिस्थितियां कैसी थी, उन सब का बोध हमें उन कहानियों के आधार पर होता है। और इनकी जो कहानियां हैं उनमें समाज को सुधारने की भी एक प्रेरणा है। आदर्शवादी कहानियां आरंभ में लिख रहे थे प्रेमचंद, बीच में आकर के इनकी कहानियां आदर्शोन्मुख यथार्थवादी हुई, यानी वहाँ यथार्थ होता था लेकिन कथा के अंत तक जाते जाते आदर्श स्थापित हो जाता था। परंतु इनकी जो बाद के दौर की कहानियां हैं वो घोर यथार्थवादी कहानियां हैं, जिसमें कि पूस की रात और कफन का उदाहरण दे सकते हैं, क्योंकि कफन प्रेमचंद की आखिरी कहानी है और यह भी सरस्वती के दिसंबर अंक में 1936 में प्रकाशित हुई। तो प्रेमचंद अपने लेखन के जब उत्तरार्ध की ओर बढ़ते हैं 1936 तक आते आते, जो उनके निधन का भी वर्ष है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो गया था और 1936 में ही उन्होंने लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ का जो सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। तो प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े थे, यानी जिस तरह से हमारे पास काव्य के क्षेत्र में निराला और पंत हैं जिन्होंने छायावाद के साथ साथ प्रगतिवाद तक लेखन किया, उसी तरह से कथा साहित्य के क्षेत्र में हम प्रेमचंद को देख पा रहे हैं कि इन्होंने भी जो छायावाद की विशेषताएं थी, यानी जो हमारे देश और समाज की विशेषता थी, वो गद्य और पद्य में भी दिखाई पड़ रही थी। और ये दिखाई पड़ना बिल्कुल स्वाभाविक था और सहज था और जरूरी भी था। तो 1936 तक आते आते प्रगतिशील लेखक संघ के सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं और इनके लेखन में भी उस मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव दिखाई देने लगता है और इनके लेखन में भी उत्तरार्ध तक आते आते निम्न वर्ग का चित्रण और घोर यथार्थवादी चित्रण दिखाई देने लगता है, जिसका उदाहरण अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि कफन और पूस की रात जैसी जो कहानियां, क्योंकि आरंभिक कहानियों की यदि बात करते हैं तो आप बड़े घर की बेटी देखिए, वो एक आदर्शवादी कहानी है, जबकि पूस की रात या कफन जैसी जो कहानियां हैं ये घोर यथार्थवादी कहानियां हैं। तो यह तो है प्रेमचंद का कहानी के माध्यम से कथा साहित्य में योगदान। अब हम बात करेंगे उपन्यास में उनके योगदान को। जिस प्रकार इन्होंने कहानियां पहले उर्दू में लिखी, उसी प्रकार से उपन्यास भी उर्दू में लिखे और हमें इनके जो उपन्यास प्राप्त होते हैं वो उपन्यास भी उर्दू में लिखे जा चुके थे। जैसे कि उर्दू में इनका हम खुरबा और हम सबाब उपन्यास का हमें उल्लेख मिलता है, और भी उपन्यास हैं जो उर्दू में लिखे गए, यहाँ तक कि जिसे हम लोग हिंदी का प्रेमचंद का पहला उपन्यास मानते हैं, यानी कि 1918 में प्रकाशित सेवा सदन, वह भी उर्दू में हुस्ने बाजार नाम से आ चुका था। यानी प्रेमचंद ने अपना लेखन जिस प्रकार कहानी में पहले उर्दू में किया, उसी प्रकार उपन्यास में भी उर्दू में किया। परंतु जब इन्होंने हिंदी में लेखन शुरू किया तब इनके उपन्यास हमें हिंदी में प्राप्त होते हैं, और जो पहला उपन्यास हमें प्रेमचंद का हिंदी में प्राप्त होता है वह 1918 में सेवा सदन प्राप्त होता है, जिसमें स्त्री की पराधीनता का, उसकी आर्थिक व्यवस्था का, उसे संपत्ति में हिस्सा न मिलने का, उसका आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर न होने का इत्यादि प्रसंगों का चित्रण है। और डॉक्टर रामविलास शर्मा ने ऐसा कहा है कि यह जो उपन्यास है प्रेमचंद का पहला उपन्यास, वह मुख्य रूप से भारतीय नारियों की पराधीनता पर केंद्रित है। यानी जो सेवा सदन है
वह भारतीय नारियों की पराधीनता का चित्रण करता है। तो 1918 में जिस समय हम देख रहे हैं कि हमारे निबंधों के माध्यम से या भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के दौर से ही निबंध एवं नाटकों के माध्यम से एक प्रयास आ रहा था कि स्त्रियों को भी सक्षम बनाया जाए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए, उन्हें शिक्षा का अवसर दिया जाए। तो उसी क्षेत्र में ये एक बड़ा कदम दिखाई पड़ता है सेवा सदन के रूप में। इसके साथ साथ प्रेमचंद आर्य समाज से भी जुड़े थे और आर्य समाज की भी स्थापना उसी समय हुई थी जिस समय हमारा भारतेंदु युग का जो दौर था उसी के आसपास, और वह आर्य समाज का प्रभाव भी समाज में बना हुआ था। और साहित्य की जो प्रमुख प्रवृत्तियां थीं जिसमें कि समाज को सुधारने का प्रयास किया जाता है वह भी जारी था। और इसीलिए सेवा सदन इस दिशा में एक बहुत सार्थक प्रयास रहा और वहां पर स्त्रियों की सामाजिक दशा का, उनकी आर्थिक दशा का बेहद जीवंत चित्रण है, वास्तविक चित्रण है। वहां पर जिस विषय को उठाया गया है वो कहीं न कहीं आज भी प्रासंगिक है। उनका दूसरा उपन्यास यानी सेवा सदन 1918 में आता है और 1922 में आ जाता है प्रेमचंद का अगला हिंदी उपन्यास प्रेमाश्रम। और प्रेमाश्रम किसानों के जीवन पर लिखा गया प्रेमचंद का पहला उपन्यास है। उन्होंने किसानों के जीवन और उनके संघर्ष, उनकी समस्याएं इत्यादि को लेकर जो पहला उपन्यास लिखा वो प्रेमाश्रम है। और प्रेमाश्रम भी उस समय के समाज का जीवन चित्रण करने में सक्षम है। प्रेमचंद का तीसरा उपन्यास आता है रंगभूमि 1925 में, और 1925 में ही एक और उपन्यास आ जाता है निर्मला। रंगभूमि और निर्मला इन दोनों उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष एक ही है और इन दोनों उपन्यासों का विषय अलग अलग है। जैसे यदि रंगभूमि की बात करें तो वो संपूर्ण देश की समस्या पर विचार कर रहा है वह उपन्यास, और उस उपन्यास में सूरदास को मुख्य नायक बना करके प्रेमचंद ने एक क्रांतिकारी सूत्रपात कर दिया, क्योंकि उससे पहले किसी भी उपन्यास का नायक सूरदास नहीं था। रंगभूमि में चित्रित सूरदास एक ऐसा चरित्र है जो वस्तु के स्तर पर, शिल्प के स्तर पर, विचार के स्तर पर एक क्रांतिकारी शुरुआत है उपन्यास लेखन के क्षेत्र में। और 1925 में ही प्रकाशित हुआ है उनका दूसरा उपन्यास निर्मला, जो हमारे समाज में बेमेल विवाह की समस्या को उठाता है। यानी एक कम उम्र की लड़की का विवाह एक अधेड़ व्यक्ति से कर दिया जाता है, और इस विषय को उन्होंने गोदान में भी चित्रित किया है। गोदान में भी होरी अपनी छोटी बेटी का विवाह एक अधेड़ व्यक्ति से करता है। यानी समाज की जो समस्याएं थी वो प्रेमचंद की कहानियों में और प्रेमचंद के उपन्यास में निरंतर जीवंतता के साथ और वास्तविकता के साथ चित्रित होती रही है। 1927 में उनका अगला उपन्यास आ जाता है कायाकल्प, और 1928 में आ जाता है गबन, और 1932 में आ जाता है कर्मभूमि, और 1936 में आता है गोदान। और 1936 में जो गोदान लिखा गया है वह किसान जीवन पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है, और यहाँ तक कहा जाता है कि वह उपन्यास एक महाकाव्य है। 1936 में ही 8 अक्टूबर को प्रेमचंद का निधन हो जाता है, और इसीलिए उनका जो मंगलसूत्र उपन्यास उस समय वो लिख रहे थे वो अधूरा रह जाता है, जिसे आगे चल करके उनके पुत्र अमृत राय पूरा करते हैं। तो इन समग्र उपन्यासों के माध्यम से यानी 1918 से जो सेवा सदन से यात्रा शुरू होती है वह 1936 तक जाते जाते गोदान पर पूरी होती है यात्रा। और इस यात्रा के दौरान हम देखते हैं
कि इन उपन्यासों में विषय के स्तर पर तो विविधता है ही, परंतु ये सारे के सारे विषय हमारे समाज का जीवंत चित्रण करने वाले विषय हैं। और इनमें समाज की जो तत्कालीन समस्याएं थी, उस समय कैसी हमारी परिस्थितियां थी, किस तरह समाज का शोषण होता था, किस तरह बेमेल विवाह होते थे, किस तरह से स्त्रियों पर आर्थिक पराधीनता थी, इत्यादि समस्त बिंदुओं पर प्रेमचंद ने लिखा है। और गोदान इस क्षेत्र में मील का पत्थर माना जाता है, सबसे बड़ा कदम माना जाता है। यानी अपनी 300 कहानियां और लगभग दर्जन भर उपन्यास, क्योंकि ये जो मैंने उपन्यासों के नाम लिए हैं ये सारे वो उपन्यास हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे प्रतिज्ञा जैसे उपन्यास भी है जिसका अभी मैंने नाम नहीं लिया, तो प्रेमचंद के वो सारे उपन्यास जो समाज के लिए और साहित्य के लिए बदलाव का कार्य करते हैं, समाज और साहित्य के लिए एक बड़ा कदम उठाते हैं, क्रांति लाने में समर्थ हैं, वो सारे उपन्यास और लगभग 300 कहानियां प्रेमचंद के नाम से उस युग को अभिहित करने का मादा रखती है। और इसीलिए उस युग को हम लोग प्रेमचंद युग कहते हैं। एक सवाल आया है कि उपन्यास और कहानी में कुछ अंतर क्या होगा। सुमित, जो कहानी होती है वो एक घटना पर आधारित होती है, आकार में छोटी होती है और उसमें एक ही कथा होती है, जबकि उपन्यास में एक मुख्य कथा के साथ साथ कई उपकथाएं होती हैं। उपन्यास की तुलना आप महाकाव्य से कर सकते हैं, क्योंकि उपन्यास के शब्द पर हम जाएं तो इसमें 2 शब्द है, एक उप और दूसरा है न्यास। तो उप का अर्थ होता है निकट और न्यास का अर्थ होता है थाती या जीवन। तो जो हमारे जीवन के बेहद करीब लिखी जाने वाली विधा है वो उपन्यास है। और उपन्यास में एक मुख्य कथा के साथ अनेक उपकथाएं होती हैं। यदि आपने गोदान या गबन या कोई भी दूसरा उपन्यास पढ़ा होगा, और यदि नहीं पढ़ा है तो पढ़िए, आपको कहानी और उपन्यास का अंतर समझ आएगा। तो मुख्य अंतर यही है कि आकार का अंतर है और विषय और घटना। कथा में एक विषय होता है, एक घटना होती है, जबकि उपन्यास में एक बहुत बड़ा दायरा होता है, एक प्रमुख विषय और प्रमुख कथा होती है, उसके साथ साथ अनेक उपकथाएं होती हैं और अनेक पात्र होते हैं। मुख्य पात्र के अतिरिक्त भी बहुत सारे गौण पात्र होते हैं। तो उपन्यास और कहानी में ये कुछ प्रमुख अंतर है। तो प्रेमचंद की 300 कहानियों और लगभग दर्जन भर उपन्यासों के आधार पर जिन उपन्यासों और कहानियों में उन्होंने देश और समाज का जीवंत चित्रण किया है, उसकी समस्याओं का चित्रण किया है और भाषा और शिल्प के स्तर पर साहित्य को एक चरम पर ले जाने में सफल हुए हैं, इसीलिए उस युग को प्रेमचंद युग के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग बात करेंगे प्रसाद युग। जयशंकर प्रसाद के कारण उसी कालखंड को प्रसाद युग कहा गया। और जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में एक समृद्ध परिवार में हुआ था। व्यवसायी परिवार थे और इनकी जो शिक्षा हुई थी वो घर पर ही हुई थी। जैसा कि मैंने कहा कि प्रेमचंद की जो आरंभिक शिक्षा हुई थी वो फारसी में आरंभ हुई थी और जयशंकर प्रसाद की आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई और उसमें जो विषय थे वो फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी, इन सभी विषयों में उन्होंने विशद ज्ञान प्राप्त किया और बहुत ज़्यादा स्वाध्याय किया। जयशंकर प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और अपने समकालीन सभी साहित्यकारों से अधिक विधाओं में उन्होंने लेखन किया, क्योंकि ऐसी कोई विधा नहीं है जिसमें उन्होंने लेखन नहीं किया। उन्होंने काव्य भी लिखे, उन्होंने नाटक भी लिखे, उन्होंने कहानियां भी लिखी, उन्होंने उपन्यास भी लिखे और इनकी किसी भी विधा का लेखन किसी दूसरी विधा के लेखन से कमतर नहीं है। तो फिर क्या वजह है कि नाटक का ही नामकरण उनके नाम पर हुआ? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो काव्य वाला समय है, जो इसी समय में जो काव्य लिखा जा रहा था, उसके जिन 4 प्रमुख स्तंभ कवियों की हम बात करते हैं तो उसमें से एक जयशंकर प्रसाद हैं ही।
फिर कथा साहित्य में प्रेमचंद जैसा व्यक्तित्व था, और गद्य निबंध एवं आलोचना साहित्य में शुक्ल जी जैसे व्यक्तित्व थे। तो एक नाटक ही ऐसा क्षेत्र बचता था जहां पर सिर्फ और सिर्फ जयशंकर प्रसाद थे, और उनका जो नाट्य लेखन है वह इतिहास, संस्कृति, राजनीति, देश, समाज, इन सब का समग्र संपूर्णतम दस्तावेज के रूप में है। इनके जो नाटक हैं वो न सिर्फ परिमाण में बल्कि गुण में भी और ऐतिहासिक दस्तावेज की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि हम प्रतिभा की बात करें तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद हैं, और उनका जो काव्य लेखन है वह भी उत्कृष्टतम स्तर का लेखन है, और नाट्य लेखन भी वैसा है। यदि कहानी की बात करें तो छोटा जादूगर जैसी कहानियां, आकाशदीप जैसी कहानियां जयशंकर प्रसाद ने लिखी, और उपन्यासों की बात करें तो तितली, कंकाल, इरावती उपन्यास इनके हैं। परंतु उनके नाम पर नाटक को प्रसाद युग कहा गया, यानी उस युग में जो नाट्य लेखन था, नाट्य विधा थी, उसको प्रसाद युग कहा गया। तो आज हम उनके नाटकों पर बात करेंगे। तो उनके नाटकों में ऐतिहासिकता प्रधान है। इतिहास और पुराण ये दो बिंदु होते हैं, और इन दोनों पर मिथक आधारित उपन्यास लिखने की परंपरा भी हिंदी साहित्य में एक समृद्ध परंपरा रही है। लेकिन यदि हम जयशंकर प्रसाद के नाटकों को देखते हैं तो उन्होंने पौराणिकता की बजाय ऐतिहासिकता को चुना है, और इसका उदाहरण जन्मेजय का नागयज्ञ बहुत बड़ा उदाहरण है। कल्याणी परिणय, ये ऐसे नाटक हैं जहां उन्होंने पौराणिक कथाओं को तो लिया है लेकिन उसमें इतिहास तत्व को जीवित रखा है। यानी जो पौराणिक कथाएं होती हैं उसमें कल्पना का प्राधान्य होता है, जबकि जो ऐतिहासिक कथा होती है उसमें तथ्य का प्राधान्य होता है। तो जयशंकर प्रसाद ने यदि पौराणिक विषयों को भी लिया है, और अभी जन्मेजय का नागयज्ञ का मैंने नाम लिया, तो उन पौराणिक कथाओं में भी उन्होंने इतिहास तत्व पर विशेष बल दिया है, और इनके नाटकों में ऐतिहासिकता की प्रधानता पाई जाती है। जयशंकर प्रसाद का जो एक घूंट है वह एक एकांकी नाटक है, और माना जाता है कि हिंदी में एकांकी नाटक की शुरुआत वहीं से होती है। जयशंकर प्रसाद के जो नाटक हैं ये उस समय लिखे गए जहां एक तरह से हिंदी साहित्य में नाटक बिल्कुल ही शून्य पर पहुंचा चला जा रहा था। यानी भारतेंदु युग में जिस नाट्य परंपरा का प्रवर्तन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था, वह द्विवेदी युग की समाप्ति तक आते आते एक प्रकार से अवसान को प्राप्त हो चुका था। यानी नाट्य विधा यहाँ पर समाप्त प्राय सी होने लग गई थी। निबंध लेखन, आलोचना लेखन, गद्य की अन्य विधाएं तो लिखी जा रही थी, और उसमें और नई नई विधाओं का जन्म हो रहा था। कहानी लिखी जा रही थी, उपन्यास लिखे जा रहे थे, लेकिन नाटक का एक प्रकार से अवसान जैसा समय आ गया था, क्योंकि जो संस्कृत नाटकों की परंपरा थी वह भारतेंदु युग में आधुनिक साहित्य में जीवित थी, परंतु भारतेंदु युग से द्विवेदी युग तक आते आते नाटक के क्षेत्र में एक शून्य का बोध होने लग गया था। परंतु जयशंकर प्रसाद के नाटक हिंदी साहित्य की नाट्य विधा को एक संबल देते हैं, और जयशंकर प्रसाद के जो नाटक हैं वो ऐतिहासिकता से पूर्ण, तथ्यों से पूर्ण, देशभक्ति की भावना से पूर्ण, यानी जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा जो उस समय चल रही थी काव्य में, उसको उन्होंने नाटक में भी जीवित रखा। और जिस दिन हम लोग काव्य पढ़ रहे थे यानी छायावाद पढ़ रहे थे, उस दिन हिमाद्रि तुंग श्रृंग से इस गीत का मैंने जिक्र किया था, और अरुणिया मधुमय देश हमारा इस गीत का जिक्र किया था। ये दोनों गीत चंद्रगुप्त नाटक में हैं। यानी देश की जो स्थिति थी, देश की जो उस समय दशा थी, उसका चित्रण जयशंकर प्रसाद अपने नाटक में करते हैं। जयशंकर प्रसाद ये मानते हैं कि जो बाह्य शासन है उसका विरोध करने के लिए हमें अपने भीतर के प्रकाश को, उष्मा को जगाना होगा, अपने भीतर के स्व को झकझोरना होगा, और जब हम अपने भीतर की उष्मा को जागृत करेंगे
तभी हम उस बाह्य आक्रमण का और उस विदेशी शासन का मुकाबला। और इसी क्रम में इन्होंने जो नाटक लिखे हैं उन सभी नाटकों में भारतीय परंपरा और पाश्चात्य परंपरा का सुंदर समन्वय हुआ है। ऐसा माना जाता है कि अपनी समन्वयात्मक शैली के कारण जयशंकर प्रसाद ने नाटकों को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया। और इस भारतीय और पाश्चात्य नाट्य विधान का समन्वय करने का सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि इनके पात्रों का जो चरित्र है उसका विकास सर्वमुखी विकास हुआ। यानी उन पात्रों का जो विकास है जिसके कारण उन नाटकों की जो उन नाटकों का इतना उत्कर्ष रूप प्राप्त हो पाया। यानी इनका जो नाट्य विधान है वह पाश्चात्य नाटक और भारतीय नाट्य परंपरा का समन्वय करके पात्रों के चरित्र को विकसित होने की एक व्यापक पृष्ठभूमि प्रदान करने में सक्षम है। और उन्होंने मानव की संवेदना को, मानव की भावना को बहुत ही जीवंत रूप में पात्रों के माध्यम से चित्रित किया है। तो इसका एक सकारात्मक पक्ष है। दूसरा नकारात्मक पक्ष है क्योंकि बहुत अधिक संवेदना के कारण संवादों में भावुकता बढ़ गई है और संवादों में भावुकता हो जाने के कारण संवाद बड़े हो गए हैं और बहुत ज्यादा स्वगत कथन का प्रयोग है। तो जब रंगमंच की दृष्टि से इन नाटकों का मूल्यांकन किया जाता है तब विद्वानों को ऐसा लगता है कि रंगमंच की दृष्टि से ये नाटक बहुत अधिक उपयुक्त नहीं है। और जयशंकर प्रसाद ने रंगमंच के लिए नाटक लिखा भी नहीं था। इसका कारण यह है कि उनके लेखन के समय तक भारतीय रंगमंच तो एक तरह से अवसान की ओर बढ़ चुका था, क्योंकि भारतेंदु युग के बाद धीरे धीरे उसमें अवसान ही आता गया और प्रसाद के युग में कोई ऐसा रंगमंचीय नाटक लेखक दूसरा था ही नहीं। जयशंकर प्रसाद लिख रहे थे और वो रंगमंच के लिए लिख ही नहीं रहे थे। उनका जो लेखन था वह काव्यमय था और औपन्यासिक था। बेशक वह नाटक विधा थी परंतु उसमें दर्शन और विचार का प्राधान्य था, काव्यमयता का प्राधान्य था। इसीलिए उन्होंने रंगमंच की बहुत चिंता नहीं की और उन्होंने ये तक सोचा कि रंगमंच के लिए नाटक नहीं लिखा जाना चाहिए बल्कि नाटक के लिए रंगमंच का निर्माण किया जाना चाहिए। बहुत आलोचकों ने तो यहाँ तक कह दिया कि चंद्रगुप्त के मंचन के लिए 2 शेर का खर्च आता है, यानी उसमें 2 बार शेर मारा जाता है। परंतु जयशंकर प्रसाद ने रंगमंच की अधिक चिंता नहीं की। उनका जो उद्देश्य था वह वैचारिकता थी, दर्शन था, इतिहास था, उनके जीवन का जो विशद अध्ययन था, मानवीय संवेदना थी, वो प्राचीन और नवीनता का समन्वय था, पाश्चात्य और पूर्व का समन्वय था, भारतीय और अन्य देशों की जो संस्कृति थी उनका समन्वय था। यानी समय के बदलते हुए क्रम को उन्होंने अपने देश और समाज को किस प्रकार एक नवीन रूप से पहुंचाया जाए, किस प्रकार अपने देश को लाभान्वित किया जाए और किस प्रकार अपने देश की जनता को जागरूक किया जाए, अपने भीतर के व्यक्ति को जीवित रखा जाए, ये तमाम प्रयास वो नाटकों के माध्यम से करते हैं। क्योंकि यदि हम चंद्रगुप्त नाटक की बात करें तो वहाँ जो उन्होंने संवाद कहे हैं उसमें ऐसी बातें कही हैं कि हमें मागध या मालव कहलाने के बजाय अपने आप को आर्यावर्त का कहना चाहिए। यानी जिस पूरे समग्रता की बात भारतेंदु युग के दौर से चली आ रही थी और जहां खड़ी बोली का प्रचार प्रसार ही इसीलिए किया गया कि संपूर्ण देश का एकजुट होना जरूरी है, वह राष्ट्रीय सांस्कृतिक भावना छायावाद तक तो जीवित थी। नाट्य विधा में जयशंकर प्रसाद ने उस राष्ट्रीय भावना को अपने संवादों के माध्यम से चित्रित किया है, क्योंकि वहां पर कोई व्यक्ति मालव या मागध ना कहे अपने आप को, बल्कि आर्यावर्त का स्वीकार करे। इसी प्रकार से चंद्रगुप्त की अलका एक जगह कहती हुई दिखाई गई है कि मेरा देश है, मेरे पहाड़ हैं, मेरी नदियां हैं और मेरे जंगल हैं, इस भूमि का एक एक परमाणु मेरा है
और मेरे शरीर का एक एक क्षुद्र अंश इसी परमाणु से बना है। यानी देशभक्ति की जो भावना है वह जयशंकर प्रसाद के नाटकों में पूर्ण सजीवता के साथ, जीवंतता के साथ चित्रित हुआ है और संपूर्ण देश को वह एक संदेश देने में सक्षम है। उनका जो दर्शन है, यानी जो विचारधारा का जो प्राबल्य है, वैचारिकता का प्राबल्य है और इनका अध्ययन विशद और गहरा है, इसीलिए इनके काव्य में भी हमें एक तरफ अरि ओ वरुणा की शांत कछार जैसी कविता दिखाई देती है, तो दूसरी ओर हमें मुझको न मिला रे कभी प्यार जैसी कविता दिखाई देती है। तो हमें नाटक में जन्मेजय का नाग यज्ञ जैसा नाटक दिखाई देता है, तो फिर चंद्रगुप्त जैसा नाटक दिखाई देता है, और उनके आखिरी नाटक तक जाते जाते हमें ध्रुव स्वामिनी जैसा नाटक दिखाई देता है। यानी उनके नाटकों में विचार की प्रधानता थी और विचार की प्रधानता के कारण ही दार्शनिकता की प्रधानता थी। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं कि प्रसाद ने सर्वत्र दार्शनिकता को अपने साथ रखने का प्रयत्न किया है। उनके नाटकों में सर्वत्र दर्शन है, यहाँ तक कि दार्शनिकता के कारण उनकी नाट्य कला में अनेक स्थान पर कमी भी आ गई है, परंतु फिर भी उन्होंने दार्शनिकता को छोड़ा नहीं है। तो पहले भी मैंने कहा कि जयशंकर प्रसाद ये स्पष्ट कहते हैं कि रंगमंच के लिए मैं नहीं लिखता हूँ, यदि मेरे नाटकों का किसी को मंचन करना होगा तो वो रंगमंच को उस तरह से बना लेगा। उनके लेखन का जो प्रमुख उद्देश्य है वो अपने देश की वैचारिकता, दार्शनिकता, इतिहास, दर्शन, राष्ट्र प्रेम, समग्र देश का एक होना इत्यादि विशेषताएं हैं। और इनके नाटकों में भी कविता का प्राधान्य है, गीत का प्राधान्य है, संस्कृत निष्ठ खरी बोली है, परिनिष्ठित खरी बोली है, काव्यात्मक भाषा है। जैसी भाषा का प्रयोग जयशंकर प्रसाद अपनी कविताओं में करते हैं, कमोबेश वैसी ही भाषा का प्रयोग उन्होंने अपने नाटकों में भी किया है। उनके नाटक परिमाण में और गुण में दोनों ही दृष्टि से चरमोत्कर्ष को प्राप्त होते हैं। और उनके नाटकों की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनमें चरित्र चित्रण और संवाद। यद्यपि संवाद में भावुकता का प्राधान्य होने से अनेक स्थानों पर संवाद बड़े हो गए हैं और स्वगत कथन की अधिकता भी है, परंतु वे संवाद जयशंकर प्रसाद के उन विचारों को प्रकट करते हैं जिस वैचारिकता से अभिभूत होकर वो नाट्य रचना कर रहे हैं। तो उनके नाटकों का हिंदी साहित्य में अभूतपूर्व योगदान है। अन्य विधाओं में यदि हम प्रेमचंद युग की बात करें तो हमें और भी कथाकार मिलते हैं, और प्रेमचंद के थोड़ा बाद जैसे हमें कि विश्वंभर नाथ शर्मा, कौशिक इत्यादि कथाकार मिलते हैं, परंतु नाटक में प्रसाद के समकालीन और प्रसाद से थोड़ा सा नीचे हमें कोई नाटककार उस रूप में दिखाई नहीं देता है जो इतने बड़े स्तर पर वैचारिकता को, दार्शनिकता को, राष्ट्रीयता को, भाषा को, संस्कृति को, समाज को, इतिहास को और पुराण को, इन तमाम विषयों को समेटता हुआ हमें उस कालखंड में जयशंकर प्रसाद ही दिखाई देते हैं। और उनके जो नाटक हैं वो हिंदी साहित्य की अभूतपूर्व थाती हैं और महत्वपूर्ण थाती हैं। इसीलिए उस युग विशेष को जयशंकर प्रसाद के नाम पर प्रसाद युग कहा जाता है। अब इसी कालखंड को गद्य लेखन के क्षेत्र में, निबंध और आलोचना के क्षेत्र में शुक्ल युग नाम दिया गया। गद्य लेखन का आरंभ भारतेंदु युग से हुआ था और द्विवेदी युग तक आते आते उस विधा में काफी परिष्कार हो गया था। आचार्य शुक्ल जो हैं उन्होंने द्विवेदी युग में भी थोड़ा बहुत लेखन किया था और इस युग तक आते आते उनका जो लेखन है वो एक प्रौढ़ लेखन हो जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने बहुत अधिक स्वाध्याय किया था। जैसे कि हमने स्वाध्याय की बात और भी लेखकों में देखी है, अभी जस्ट जयशंकर प्रसाद की हमने बात की है, तो जिस प्रकार से उन्होंने बहुत स्वाध्याय किया उसी प्रकार से आचार्य शुक्ल ने भी बहुत स्वाध्याय किया है। 1908 से लेकर 1919 तक का जो दौर है उसमें उन्होंने इतिहास, विज्ञान, दर्शन, मनोविज्ञान इत्यादि अनेक विषयों का विशद अध्ययन कर लिया था। और
इनके जो लेखन की शुरुआत हुई थी वो कविता और कहानी के माध्यम से हुई थी। आगे चलकर बेशक इन्होंने आलोचना के क्षेत्र में अपना इतना योगदान दिया कि उस विशेष युग का नाम इनके नाम से पड़ गया, परंतु इनके लेखन की जो शुरुआत हुई थी वो कविता के माध्यम से हुई थी और इनकी कविता 1896 ईस्वी में आनंद कादम्बनी नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और कविता के अतिरिक्त इन्होंने कहानियां भी लिखी थी और इनकी कहानी 11 वर्ष का समय 1908 में प्रकाशित हुई थी सरस्वती में। और यह कहानी हिंदी की आरंभिक सर्वश्रेष्ठ कहानियों में, हिंदी की वे कहानियां, सर्वश्रेष्ठ कहानियां जिन्हें हिंदी की पहली कहानी होने का दर्जा देने योग्य माना जाता है, और अलग अलग विद्वान अलग अलग कहानियों को हिंदी की पहली कहानी मानते हैं, जिसमें कि सबसे ज्यादा लोग राजेंद्र वाला घोष की दुलाई वाली को हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। परंतु उस श्रेणी में, उस प्रतियोगिता में, उस कोटि में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय भी शामिल है। यानी हिंदी की सर्वश्रेष्ठ आरंभिक कहानियों में से जो एक कहानी है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। परंतु आगे चलकर उन्होंने निबंध लेखन और आलोचना लेखन पर इतना अधिक ध्यान दिया कि आगे चलकर धीरे धीरे कविता और कहानी से दूर होते चले गए। 1908 से 1919 तक का जो दौर है वो इनके अध्ययन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, और वह विशद अध्ययन ही है जिसके कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ऐसी लेखनी हो पाती है और ऐसा मूल्यांकन वो कर पाते हैं। 1919 में मालवीय जी के आह्वान पर वो विश्वविद्यालय में अध्यापन के लिए आते हैं, और यही वह समय था जब विश्वविद्यालय में विषय के रूप में हिंदी को स्वीकृति प्राप्त होती है। परंतु समस्या यह थी कि पाठ्यक्रम के अनुरूप ग्रंथ उपलब्ध नहीं थे, और तब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वयं पाठ्यक्रम के अनुरूप ग्रंथों की रचना की। उन्होंने पाठ्यक्रम के हिसाब से अनेक ग्रंथ लिखे, यहाँ तक कि आज जिस हिंदी साहित्य का इतिहास को आप पढ़ते हैं या नागरिक प्रचारणी का जो बृहद हिंदी साहित्य का इतिहास है, उन सब में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो लेखन किया है वो मुख्य रूप से उन्होंने छात्रों के हित को ध्यान में रख करके लिखा है। तो उन्होंने पाठ्यक्रम की दृष्टि से अनेक ग्रंथों की रचना की, और नागरिक प्रचारणी जो पत्रिका थी उसके लिए भी उन्होंने निबंध लिखे। इसके साथ साथ हिंदी कोश के लिए भी जो शब्द थे उन पर भी उन्होंने अपनी टिप्पणियां दी। यानी एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल दिखाई देते हैं। उस समय की जितनी भी अकादमिक चुनौतियां थीं, उन सभी अकादमिक चुनौतियों का आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बहुत साहस के साथ सामना किया और उन सभी अकादमिक उपलब्धियों को प्राप्त किया जो उस समय के लिए अत्यंत दूभर थी। उन्होंने पाठ्यक्रम के हिसाब से भी ग्रंथ लिखे, जो आलोचनाएं लिखी, खास करके तुलसी, जायसी और सूर पर जो उन्होंने आलोचनाएं लिखी हैं, उन कवियों के साहित्य का जो उन्होंने मूल्यांकन किया है तुलसी, सूर और जायसी का, वो आलोचना के क्षेत्र में आज भी मील का पत्थर मानी जाती हैं। उन्होंने आर्नाल्ड के लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित नाम से ब्रज भाषा में अनुवाद किया। उनकी जो आलोचना है वह मुख्य रूप से अपने साहित्य को जानने, समझने और बूझने के लिए शुरू हुई। यानी आलोचना एक ऐसी विधा है जिसका जन्म ही अपने साहित्य को जानने, समझने, बूझने के लिए, अपने साहित्य की उपादेयता को समझने के लिए हुआ। और इस विधा में रामचंद्र शुक्ल ने महारत हासिल कर लिया। उन्होंने अपने समय के और अपने से पूर्व के साहित्यकारों के साहित्य का ऐसा मूल्यांकन किया कि वो मूल्यांकन आज भी मील का पत्थर मानी जाती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो उक्तियां दी हैं, जो निष्कर्ष दिए हैं, वो आज भी छात्रों के लिए दिशा निर्देश का कार्य करता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने जो
पूर्वज विद्वान थे, जिसमें अभिनव गुप्त हैं, मम्मट हैं, इन सब का भी उन्होंने अध्ययन किया था और इन सब की परंपरा से भी वो जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ जो पाश्चात्य विद्वान हैं, पाश्चात्य विचारक हैं, जिसमें कि आर्नाल्ड हैं, अरस्तु हैं, रिचर्ड्स हैं, टीएस इलियट हैं, इन सब के साथ भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल संवाद स्थापित करते हुए दिखाई देते हैं। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो आलोचना पद्धति है, उनका जो मूल्यांकन दृष्टि है, वह अत्यंत अध्ययन पर आधारित है। उन्होंने अकादमिक रूप से अपने आप को इतना सशक्त बनाया, अपनी लेखनी को अकादमिक रूप से इतना सशक्त बनाया कि उस समय की जो भी अकादमिक चुनौतियां थी, उन सब का उन्होंने साहस के साथ मुकाबला किया और समस्त प्रकार के ग्रंथों का उन्होंने लेखन किया। तो इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध लेखन है और उनकी जो आलोचना है, वो हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करती है। उनका जो निबंध संग्रह है चिंतामणि, जिसमें खास करके जो मनोविकारों को विषय बना करके जो उन्होंने निबंध लिखे हैं, वो निबंध, मैंने पहले ही कहा कि उन्होंने जो स्वाध्याय किया था उसमें उन्होंने इतिहास, दर्शन विज्ञान और मनोविज्ञान का भी अध्ययन किया था। तो मनोवृत्तियों को आधार बना करके जो उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, वो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उनके समय में, जैसे जिस समय आलोचना लिख रहे थे, निबंध लिख रहे थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उनके समकालीन कुछ अन्य आलोचक भी थे जो निरंतर आलोचना के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे, जिनमें जो दो प्रमुख नाम हैं वो बाबू गुलाब राय हैं और डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के भी अनेक उद्धरण इतिहास के संदर्भ में मैंने भी दिया है और आप लोग किताबों में भी लिखा हुआ देखते होंगे। तो ये दो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के समकालीन ऐसे आलोचक थे जो आलोचना के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय थे और अच्छा काम कर रहे थे। परंतु आलोचना में जो केंद्रीय व्यक्तित्व है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ही नाम पर उस युग को शुक्ल युग कहते हैं। अंजना का प्रश्न आया है कि अकादमी का मतलब क्या होता है मैम। अकादमी कहते हैं जब हम अध्ययन के क्षेत्र में एक खास स्तर तक पहुंचते हैं तो वो अकादमी कहलाती है। अकादमी का उद्देश्य ही है हमें ज्ञान, विज्ञान और शोध के क्षेत्र में आगे बढ़ना, अध्ययन का उच्च से उच्च स्तर प्राप्त करना। तो जिस समय विश्वविद्यालय में अध्यापन की नौकरी के लिए आए थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अकादमिक गतिविधियों को देख करके, उनके अध्ययन को देख करके ही मालवीय जी ने उन्हें अध्यापन के लिए बुलाया था। तो उस समय की जो अकादमिक समस्याएं थीं, जैसे कि पाठ्यक्रम के अनुरूप ग्रंथों का उपलब्ध नहीं होना इत्यादि, तो उन समस्त समस्याओं का समाधान किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। जो ग्रंथ उपलब्ध थे उनकी व्याख्याएं की, उनकी आलोचनाएं लिखी, उन्होंने निबंध लिखे, उन्होंने पाठ्यक्रम के अनुरूप भी नए नए ग्रंथों की रचना की। यानी उनका जो कार्य हुआ वो मुख्य रूप से अकादमिक क्षेत्र को और अधिक समृद्ध करने में सहायक हुआ। तो आज का जो हमारा विषय था प्रेमचंद युग, प्रसाद युग और शुक्ल युग, वो यहाँ पर आकर लगभग पूरा होता है। लगभग इसलिए कह रही हूँ कि साहित्य एक ऐसा बृहद विषय है जिस पर जितना पढ़ा जाए, जितना सीखा जाए वो कम है। इसीलिए शिक्षकों को और छात्रों को लगातार यह कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने अध्ययन को बढ़ाते रहें। इसीलिए मैं कहती हूँ कि लगभग पूरा हुआ, क्योंकि संपूर्णतः तो ये विषय कभी भी पूरा नहीं हो सकते। यानी हम जितना अध्ययन करेंगे हमें और बिंदु मिलते जाएंगे अध्ययन करने के लिए। तो यहीं पर आज की क्लास को हम लोग विराम देते हैं और अगली क्लास में हम लोग कल मिलेंगे और कल हम लोग बात करेंगे प्रगतिवादी युग पर। अब देखती हूँ कि हमारे साथ आज कौन कौन जुड़े हैं। तो अंजना है, लिख रही हैं धन्यवाद मैम, स्वागत बेटा। प्रदीप राउत हैं, धन्यवाद भाई। पिताजी हैं मेरे, प्रणाम करती हूँ पिताजी, और मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझे सुना, तो बहुत बहुत प्रणाम।
अन्नू पल हैं मेरी छात्रा, खुश रहिए बच्चे। धीरेन्द्र चौधरी काका जी हैं, प्रणाम करती हूँ काका जी। और मुझे निरंतर आप लोगों का सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त होता है, इसी तरह से अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और प्रणाम। महेंद्र नारायण राम काका जी हैं, प्रणाम करती हूँ काका जी। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे विद्यार्थी तो मुझसे जुड़ते ही हैं, मेरे गुरुजन भी मुझसे जुड़ जाते हैं, तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अपना आशीर्वाद इसी तरह से बनाए रखें। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद, आभार। पूजा भदाना है, खुश रहिए बच्चे। प्रबोध गोविल है, प्रणाम सर, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार सर। आपका प्रोत्साहन मुझे सदैव मिला है, इसी तरह से अपना आशीर्वाद बनाए रखें सर। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार और प्रणाम। देवनंदन जी हैं, प्रणाम करती हूँ जीजा जी। आपका भी आशीर्वाद मुझे सदैव मिला है, इसी तरह से अपना आशीर्वाद और सहयोग बनाए रखें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और प्रणाम। संजना दी हैं, दीदी प्रणाम। बहुत खुशी हुई कि आपने मेरे क्लासरूम में अपनी एंट्री दी और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और प्रणाम दीदी। सचिदानंद, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। काजल बेटा खुश रहिए। समता, बहुत बहुत प्यार सखी। तुम देखती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और तुम्हारी प्रतिक्रियाओं की मुझे बहुत प्रतीक्षा भी रहती है, तो प्लीज़ अपनी प्रतिक्रियाएं मुझे अवश्य दिया करो। किरण शिव चौधरी, नमस्ते बहन। प्रमोद कुमार सर हैं, प्रणाम करती हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अपना सहयोग इसी तरह से बनाए रखें और इसी तरह से मुझे प्रोत्साहित करते रहें। वैशाली, नमस्ते मैम। नमस्ते बेटा, खुश रहिए। प्रियंका तिवारी, बच्चे खुश रहिए। विजय पाठक सर हैं, प्रणाम करती हूँ सर, धन्यवाद, आभार। इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखें। मान्यता सिंह है, खुश रहिए बाबू। पद्मकांत पीके हैं, प्रेजेंट मैम, आपकी अटेंडेंस लग गई बेटा, खुश रहिए। प्रियंका, खुश रहिए बेटा। मनोज कुमार सर हैं, प्रणाम करती हूँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखें, बहुत बहुत आभार। दीपिका, खुश रहिए बेटा। बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत ध्यान से सुनती हैं। अपनी प्रतिक्रिया दिया कीजिए और अपने प्रश्न भी पूछा करिए। और मैं लगातार ये बात कह रही हूँ कि जब भी शिक्षक और छात्र जुड़ते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ शिक्षक ही कुछ बताता है, छात्र भी बताते हैं, क्योंकि अध्ययन ऐसा समुद्र है जिसमें जितनी भी डुबकियां लगाई जाएं तो वो कम ही होती हैं। तो हमारे सामने भी बच्चे आप लोग प्रश्न दिया कीजिए, ताकि मैं भी नया नया सीखूं, मैं भी आगे रिसर्च करूं और मैं भी प्रश्नों से दो चार होकर के उनके उत्तर खोजूं। तो आप लोगों की उपस्थिति, आप लोगों की ऊर्जा मुझे बहुत ताकत देती है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखिए। विकास कुमार भारती हैं, आप एमए के स्टूडेंट हैं। आपके मन में कोई प्रश्न हो, आपकी कोई प्रतिक्रिया हो तो आप अवश्य दें। इसमें से कई ऐसे छात्र हैं जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो यदि नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी कुछ डिमांड हो, आपको लगता हो कि किसी विषय पर यदि और कुछ जानने और चर्चा करने की आवश्यकता है, तो ज़रूर बात करें, ताकि मैं भी उस पर बात करूँगी। हमेशा पाठ्यक्रम में नए नए बदलाव होते रहते हैं, नए नए बिंदु होते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, तो उससे छात्रों और शिक्षकों दोनों को सीखने की आवश्यकता होती है। तो हम लोग अपनी जो यह सीखने की प्रक्रिया है इसको निरंतर बनाए रखें। तो आप लोग अपने प्रश्न, अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य दिया कीजिए। संतोष चौरसिया हैं, नमस्ते भाई जी। मुख्तार आलम भाई है, स्वागत भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आपने मुझे सुना, अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य दें, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं यहाँ पर अपनी क्लास के लिए उपस्थित होती हूँ तो मेरे छात्रों के लिए मैं होती हूँ, लेकिन साथ साथ हमारे समाज के जो और भी लोग जुड़ते हैं, जिसमें साहित्यकार, कवि, बड़े बड़े विद्वान, सभी तरह के मेरे हम उम्र और मेरे छोटे भी बड़े भी हर कोई जुड़ते हैं।
तो मैं सबकी प्रतिक्रिया जानना चाहती हूँ। मैं बार बार कहती हूँ कि साहित्य एक समुद्र है और हमेशा ही उसमें से हमें नए मोती तलाशने की कोशिश जारी रखनी चाहिए। मुख्तार आलम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, स्वागत। अहिना अपन सहयोग बनौने राखी। चंदन कुमार झा भाई, स्वागत, धन्यवाद, आभार। आप संस्कृत के प्रोफेसर हैं और हिंदी साहित्य को सुनते हैं और मुझे लगता है कि हम लोगों को भी बार बार जब हम काव्य शास्त्र की बात करते हैं, आज भी मैंने अभिनव गुप्त का नाम लिया, मम्मट का नाम लिया, तो ज़रूर इन संस्कृत के विद्वानों पर आपका अध्ययन बहुत ज़्यादा होगा। तो कृपया आपका कोई सुझाव हो, आपकी कोई प्रतिक्रिया हो, आपका कोई प्रश्न हो, तो उन सब का स्वागत है। इसके साथ ही आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास के लिए हम लोग कल मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार और प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।